हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। बेसिकली हमारा अगला एक नया ब्रांड न्यू लेक्चर है कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का। तो चलिए फटाफट से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग वन शॉट में ही इस टॉपिक को कवर करेंगे। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ बच्चा, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा खुद का लिखा हुआ स्मार्ट बुक है, जो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है, आपको वेदत लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ पे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पे जाके क्लिक करना, अपने अकाउंट बनाना और आईसीएसई बोर्ड के सेक्शन में जाओगे तो क्लास 10 करके दिखा होगा, उसके अंदर आपको ये बुक पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके, जहाँ पे आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आपको इस बुक को बाय करना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 6388556077 पे आप व्हाट्सएप करोगे और बताना कि बुक आपको चाहिए। वहाँ पे मैसेज कीजिए और आपको पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, जहाँ पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, इस बुक को बाय कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट चलते हैं फटाफट से स्टडी करने, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर बुक कहाँ मिलेगी वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको जो भी बता दिया, आपको लगता है पीडीएफ चाहिए पीडीएफ लीजिए, हार्ड कॉपी चाहिए हार्ड कॉपी लीजिए, ठीक है। चलो पहले समझते हैं बेटा कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहला हमें समझना होगा सर कॉस्ट क्या होता है, राइट। कॉस्ट क्या होता है, तो अगर सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो किसी चीज़ की लागत का मतलब कोई चीज़ कितने में बन रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक मैगी बनानी है, तो मैगी के लिए मुझे 15 रुपीज़ का मैगी परचेज करना पड़ेगा, प्लस हो सकता है मैं 5 रुपये का उस पर गैस की जो हीट है वो यूज़ करूँ, एनर्जी यूज़ करूँ उसको कुक करने के लिए। ओके, हो सकता है उस पर मैं 5 रुपये का अनियंस वगैरह डालूँ, हो सकता है मैं 10 रुपये का अलग जो वेजिस होते हैं जैसे कि शिमला मिर्च हो गए, पनीर हो गया, ये सब चीज़ मैंने ऐड करा और फिर मैंने मेहनत भी करा तो उसका 10 रुपये अलग से ऐड कर दो। यानी कुल मिला के देखोगे हमारे पास 25, 10, 35, 45 यानी 45 रुपीज़ में ये मैगी बन के हमारे पास क्या हो गई, रेडी हो गई। ये जो 45 रुपीज़ में जो मैगी बन के रेडी हुई ना बेटा, ये कॉस्ट हो गया मैगी का। ओके, अब मान लो कि मेरा रेस्टोरेंट है, अब मुझे ये इसी मैगी को बेचना है, राइट। तो ये मैंने स्टाफ का मेहनत 10 रुपये तो जोड़ दिया था, बट हाँ 45 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट पड़ रहा है सर। अब मैं क्या करूँगा, इस प्लेट से मैंने 25 रुपीज़ की प्रॉफिट जोड़ दी, अब ये कितना पड़ जाएगा, ये मेरे को 70 रुपीज़ पड़ जाएगा। यानी मैं मार्केट में जब इस मैगी को सेल करूँगा तो मुझे 70 रुपीज़ पर प्लेट को सेल करना पड़ेगा, जिससे मेरा प्रॉफिट होगा। मतलब कि कॉस्ट पे हम लोगों ने प्रॉफिट जोड़ा तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में बेसिक में पढ़ते हैं हम लोग कि जो भी हमारा कॉस्ट होता है उसमें अगर प्रॉफिट जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। तो ये जो कॉस्ट कंपोनेंट हो गया ये होता है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया जो भी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, एक टीवी हो सकता है, आपका कैलकुलेटर हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, इरेजर हो सकता है, आपका शॉर्पनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी उसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आ रहा है, उसके रॉ मटेरियल से लेकर के प्रोडक्शन में उसके लेबर का कॉस्ट, हर एक चीज़ वो तुम्हारा क्या होता है, कॉस्ट कहता है। अब एक डेफिनेशन जो आपको याद होना चाहिए वो है AICPA के द्वारा दिया हुआ डेफिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है, जब भी आपसे कॉस्ट के बारे में पूछे तो आपको ये डेफिनेशन जरूर से कोड करके आना है। कौन सा डेफिनेशन क्या है, पढ़ते हैं समझते हैं। कॉस्ट एक अमाउंट है जो मेजर करता है मनी और कैश को एक्सपेंडेड और अदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर, कैपिटल स्टॉक, इशू और सर्विस परफॉर्म और लाइबिलिटी इनकर्ड इन द कंसिडरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव टू बी और रिसीव। मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक तो देखो दो तरीके से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। एक तो कॉस्ट ये हो गया बेटा कि हमने ये मैगी बनाई, समझो इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं चीज़ को बता रहा हूँ हमको। मान लो हमने ये मैगी बनाई 45 रुपीज़ का, अब मैंने 25 रुपीज़ का प्रॉफिट डाला, हमने मार्केट में कितने का सेल किया, 70 रुपीज़ का। अब मान लो कि आप आते हो और इसी 70 रुपीज़ की मैगी को परचेस करते हो, ठीक है। 70 रुपीज़ की मैगी को आप क्या करते हो, बाय करते हो, परचेस करते हो। ध्यान देना, इस बात को ध्यान से समझना, ओके। बट ये आप हो, चलो ये आप हो, इसका नाम क्या है, यू, ओके। ये आप हो, आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर मैगी को 70 रुपीज़ को दिया और परचेस कर लिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा बेटा ये मैगी आपको कितने का कॉस्ट पड़ा, तो आप क्या जवाब दोगे, बोलोगे सर ना 70 रुपीज़ का पड़ा मेरे को ये मैगी, ओके। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इस डेफिनेशन में बोला गया है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो अमाउंट है या कैश जो भी आप पे करते हो कोई भी गुड्स या सर्विसेज को लेने के लिए, ठीक है ना, वो चाहे आप पेमेंट कर चुके होते हो या फिर आप पेमेंट करने वाले होते हो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। समझ में आया, ओके। देखो सिंपल भाषा में भी यहाँ पे बताया गया है, कॉस्ट रेफर टू द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। जैसे आप पे करते हो, जैसे मनी हो गया, आप अपना समय देते हो, लेबर देते हो। जैसे कॉस्ट का मतलब क्या, अब समय कैसे देते हैं हम लोग, मान लो कोई एम्प्लॉय है, किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना समय ही तो दे रहा है, और क्या दे रहा है। अगर मान लो डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर के पास जाके बोलते हो सर मुझे बहुत फीवर है, और वो क्या करता है, आपसे पैसे लेता है, फीस लेता है, और बदले में आपको दवा वगैरह लिख करके आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है।
तो डॉक्टर बेसिकली आपको क्या दे रहा होता है, आपको अपना समय तो देता है ना, आपको कंसल्टेंसी देता है, आप किसी लॉयर के पास जाओ, वो आपका अपना टाइम देता है। तो यहाँ पे बोला गया है आप समय देते हो, वो भी आपका कॉस्ट होता है। उसके लिए कॉस्ट क्या होगा, बेसिकली उसका समय हो गया, लेबर हो गया। मान लो कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, मेहनत दे रहा है अपना, तो उसको लेबर बोलेंगे। या फिर मटेरियल हो सकता है, आपने कोई चीज़ बाय करी किसी से, रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है ना, जो स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका इस्तेमाल क्या होता है, किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए किया जाता है। अब डॉक्टर अपना समय देता है, यानी पढ़ाई करने में समय दे रहा है, उसका वो कॉस्ट है। आपको जो समय दे रहा है कंसल्टेंसी देने में वो कॉस्ट है। और वो बेसिकली जो इस कॉस्ट आपका अपना समय दे रहा है, उससे आपको क्या मिल रहा है, आपको सर्विस मिल रही है ना, क्या मिल रही है, आपको सर्विस मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ, मैंने कुछ बनाया, जैसे मैगी बनाया, तो मैगी बनाने में जो अपना मेहनत दिया, पूरा गैस वैस का खर्चा किया, आप पे वेजेस खर्चे किए, वेजिटेबल्स डाले मैगी में, मैगी खरीद के लाया, सब कुछ किया, वो मेरा कॉस्ट था। लेकिन जब आपको मैंने सेल किया 70 रुपीज़ में, वो क्या हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है, आपको गुड्स मिला ना। ओके, टू अचीव द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है किसी गुड्स को बनाना या फिर किसी सर्विसेज को बनाना। इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज एसेंशियल कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो इकोनॉमिक्स या बिजनेस जब भी पढ़ते हैं बंदा, कॉस्ट के बारे में पढ़ेगा। बिना कॉस्ट को स्टडी किए कोई भी बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप कॉस्ट को नहीं समझोगे, अपने प्रॉफिट को बना ही नहीं सकते आप। अच्छा, प्रॉफिट को नहीं बनाओगे तो आप सेलिंग प्राइस होगा नहीं। जैसे एग्जांपल बोलो, ब्लिंकिट क्या करता है, आप अपना आपके घर पे प्रोडक्ट को डिलीवर करवाता है 10-20 मिनट में, बहुत जल्दी। आपको क्विक कॉमर्स के कैटेगरी में ब्लिंकिट आता है, वो आपके घर पे जल्दी प्रोडक्ट को डिलीवर करवाता है। तो उसको पता है कि भाई मार्केट में अगर बिस्किट का पैकेट कोई खरीदता है उसको 10 का पड़ेगा, वो मेरे को भी 10 का ही पड़ने वाला है। मतलब एक दुकानदार को 9 का पड़ता है, 10 का बेचता है। ओके, वैसे ब्लिंकिट भी 9 का खरीद के आपको 10 का बेचता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुकानदार आपके घर पे नहीं आता है, प्लस दुकानदार बहुत कुछ बेचता है, लेकिन ब्लिंकिट आपके घर पे आ रहा है, तो डिलीवरी पार्टनर का कॉस्ट वो आया कि नहीं आया। प्लस दुकानदार जब कोई चीज़ बेचता है तो उसके सर्विस पे कभी भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, अनटिल अनलेस से उसका जो टर्न ओवर है 40 लाख से वो उसके ऊपर न चला जाए। लेकिन ब्लिंकिट के केस में ऐसा नहीं है, उस पर जीएसटी लगने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ब्लिंकिट एक बड़ी प्लेटफॉर्म है, और वो क्विक कॉमर्स के केस में आती है, ई कॉमर्स के अंदर में आती है, और उसको रजिस्ट्रेशन लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ब्लिंकिट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करें अपना प्रॉफिट के केस में। और यही मेजर रीज़न भी होता है कि कई आज के समय में जो स्टार्टअप्स हैं ना, वो तुम्हारे लॉस मेकिंग में हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप तो कर दिया, फंडिंग तो मिल गई, फंडिंग तो उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, वो ये भी समझ गए कि कस्टमर का प्रॉब्लम है, कि कस्टमर बाहर नहीं जाना चाहता, उसको घर बैठे सब कुछ मिल जाए तो कितना सही हो जाए। ये सभी बातें सही है, लेकिन क्या यहाँ पे इकोनॉमिक्स मिल रहा है सर, प्रॉफिट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि कस्टमर इंडिया का जो है वो भी प्राइस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। वो अगर सस्ते में चीज़, अगर तुम्हें ब्लिंकिट पे कोई चीज़ 10 का 20 रुपये का मिल रहा है, मान लो इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिल रहा है, और तुम्हें वही नीचे उतर के एक दुकान वाले के वही प्राइस वही प्रोडक्ट 10 रुपये का मिल जाएगा। एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं खुद की बात करूँ, जोमेटो मेरे को बोलता है 32 रुपये में गुलाब जामुन दे देंगे सर आपको। मेरे घर के नीचे जाओगे, बहुत अच्छा सा मिठाई की दुकान है, वो मेरे को 14-18 रुपये का गुलाब जामुन देता है। मैं बस नीचे सीढ़ी से उतरूँगा, ले लूँगा, मैं जोमेटो जाना छोड़ दूँगा, सिंपल सी बात है। किसी के पास स्कूटी है, अब किसी को भाई से लेट से ना मुझे 10 पीस गुलाब जामुन चाहिए, यहाँ पे मुझे 320 पे करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे मेरा 180 में काम हो जा रहा है। प्लस यहाँ पे मुझे डिलीवरी चार्जेस समटाइम्स सरचार्ज लगता है, बारिश वारिश हो रही होती है, बहुत पंगे होते हैं। प्लस डिलीवरी बॉय को भी कभी बार पैसे मांगते हैं कि सर थोड़ा सा टिप वेप दे दो वगैरह वगैरह, ठीक है, मेरे को देना पड़ता है। मतलब कुल मिला के मेरे को 400 रुपये यहाँ पे पड़ रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए, जो मेरे को 180 का मिल रहा है। तो सेम प्रोडक्ट कैसे? क्योंकि मेरे नीचे का जो मिठाई वाला है वो भी जोमेटो स्विगी पे लिस्टेड है। अगर मैं मुझसे मंगवाऊंगा नीचे से, केवल ऊपर आने के लिए मेरे को 400 देना पड़ेगा। और ये हर एक गली मोहल्ले में तो कहीं ना कोई मिठाई का दुकान होता ही है, अनटिल अनलेस बहुत ही दूर अगर आपके घर से है, जहाँ पे आपको 400 रुपये से ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा आने जाने का ही, जो कि मेरे को नहीं लगता होने वाला है कहीं पे भी। तो आप करो तो सेंस बनाता है। बट ये 180 की जगह 400 खर्च कर रहे हो, मतलब या तो आप बेवकूफ़ हो, या फिर आपको पैसे की कीमत नहीं पता। मतलब इंडिया में वो चीज़ तो आप एडजस्ट नहीं करता, या फिर बहुत ही अंबानी की फैमिली से बिलोंग करते, वो तो अलग लेवल है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। मतलब कॉस्ट एक बहुत ही, मतलब मुद्दा क्या है, क्या समझाना चाहते हो? समझाना बस मैं इतनी सी बात चाहता हूँ आपको कि कॉस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है बिजनेस में। बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, बिना कॉस्ट को स्टडी किए आप कुछ भी नहीं कर सकते, लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे गाड़ी का इंजन तुम्हारा ख़राब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकता, बिल्कुल वैसे अगर कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो कोई बिजनेस, कोई इकोनॉमी भी नहीं चल सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा है यूज़ किया जाता है एसेस करने में खर्चा कितना इन्वॉल्व है, कोई भी चीज़ को क्रिएट करने में, कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितना खर्चा इन्वॉल्व है। अभी मैंने मैगी का कैलकुलेट किया तो देखोगे ना, मैंने 45 रुपीज़ खर्चा निकाला ना, तो एक्चुअली मैंने पहले सेटअप किया ना। कोई भी काम करोगे तो पहले सेटअप करोगे कि भाई साहब मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ओके, मुझे गुड्स बनाने हैं, ये फलाना सर्विस बनाना वगैरह वगैरह। तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, इस कॉस्ट को प्रॉपरली कैलकुलेट करूँगा।
एज वेल एज द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, और तो और वो भी रिसोर्सेज को कैलकुलेट किया जाएगा जो इस प्रोसेस में यूज़ होने वाला है, जैसे पैकेजिंग, मार्केटिंग, ऑल द थिंग्स। ठीक है, मैं चेक करना भूल गया था कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन भी की है कि नहीं, तो मैंने चेक कर लिया, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उप्स, हाँ ठीक है, डन। दस द स्टडी ऑफ कॉस्ट इज़ वेरी एसेंशियल। हमारा जो कॉस्ट को स्टडी करना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक बिज़नेस मैनेजर के लिए। अब मैनेजर का मतलब सब बिज़नेस में कोई मैनेजर है उसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बंदा जो बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, मतलब बिज़नेस का ओनर हो सकता है, बिज़नेस के हेड हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, हर एक बंदा, इवन इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे को लगता है कि एक पर्टिकुलर बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट नहीं बन सकता, तो मैं कभी भी उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्मली द मैनेजमेंट यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। मैनेजमेंट क्या यूज़ करते हैं? वही बेटा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। चलो, टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर अ प्रोस्पेक्टिव बायर। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहला तो रीज़न ये होता है कि हम लोग प्राइस को फिक्स कर पाए। जैसे 70 रुपये हमने कैलकुलेट करा, कैसे करा? बिना कॉस्ट को कैलकुलेट किए क्या हम लोग ये सेलिंग प्राइस को हम लोग पता लगा सकते हैं क्या सर? नहीं, बिल्कुल। द फाइंड आउट द वेदर द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट शुड और शुड नॉट बी मेड। मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स को बनाना चाहते हो, क्या उसको बनाना चाहिए? प्रॉफिट होगा तो ही बनाएंगे ना, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों बनाएं? तो इस बात को यहाँ पे बोला गया है। और तीसरा, हमारे प्रॉफिट भी डिटरमाइन हो जाएगी। अगर मान लो मैगी में मेरे को पता है कि मार्केट में 65 रुपीज़ से ज़्यादा कोई बेचता ही नहीं है बना बनाया मैगी, जो कैटेगरी का मैं मैगी बेचना चाहता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सा मैगी 65 रुपीज़ प्लेट से ज़्यादा नहीं बिक सकता। तो मेरे को दिख रहा है कि भाई 45 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट आ रहा है, तो मैक्सिमम में यहाँ पे 20 रुपीज़ का ही प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ठीक है ना, इस बात को मुझे समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कल जाके यहाँ पे 100 रुपये का 45 का कॉस्ट पड़ रहा है, मैंने 100 रुपये प्रॉफिट डाला, 145 का बेचना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्राइस पे बेचूंगा तो कस्टमर मेरे यहाँ से नहीं खाएगा बल्कि किसी और के पास से खाएगा। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं सर कॉस्ट के अंदर? 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। पहला होता है मटेरियल। मटेरियल का मतलब कुछ भी चीज़ें जो लगती है, जो टेंजिबल फॉर्म में, जिसका फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मुझे मैगी बनानी है तो मैगी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, प्याज हो गए, मसाले हो गए, ऑयल हो गया, सारे चीज़ें, गैस हो गई, सारे मटेरियल्स है। लेबर, मेरा स्टाफ है वो मैगी बना रहा है, दिन भर मैगी बैठ के बना रहा है, वो लेबर हो गया। एक्सपेंसेस, उस मैगी को बनाने के लिए मेरा जो खर्च आ रहा है, मतलब मटेरियल खरीदा उसका खर्च, लेबर को सैलरी दूंगा उसका खर्च। तो ये 3 मटेरियल्स, जो 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। 3 एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इनको देखो 2 कैटेगरीज में बांटते हैं हम लोग। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। या तो मटेरियल कुछ डायरेक्ट लगेगा या तो मटेरियल कुछ इनडायरेक्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैगी बना रहा हूँ मैं, उसमें 1 शिमला मिर्च मैंने डाल दिया, मेरे को पता है ना 1 मैगी में 1 शिमला मिर्च का खर्चा आता है, तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन मान लो जिस रसोई में वो मैगी बन रहा है, उस रसोई में एक लाइट लगा हुआ है जो दिन भर जलता रहता है, ठीक है, एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो अंदर के गर्म हवा को बाहर आउट करता है। अब ये बताओ कि दिन भर में मैंने 100 मैगी बनाई, तो मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि 1 मैगी पे कितना एक लाइट जला होगा, या कितने इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आया, या फिर 1 मैगी पे कितने बेसिकली वहाँ पे जो एक बंदा मेहनत कर रहा है मैगी को बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत किया। इसको आप हर एक प्रोडक्ट वाइज नहीं डिवाइड कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट आया या फिर पानी डलता है, तो बताओ इसमें 100 ml का खर्चा, इतना कोई नाप के तो काम नहीं करता, 1-2 ml ऊपर नीचे चलते हैं ना। तो एग्जैक्टली आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप गैस खर्च कितना हुआ एक मैगी को बनाने पे ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि गैस तो सिलेंडर वाइज है ना। मेरे को ये पता चल सकता है कि एक गैस मेरे को 1 मंथ चल जाता है, ठीक है, लेकिन 1 मंथ में 1 पैकेट पे कितना या फिर 1 चम्मच मैगी पे कितना खर्च हुआ गैस, ये कैलकुलेट करना इट्स लाइक बेवकूफ़ी। कैलकुलेट तो कर सकते हैं, मैथ्स से तो भाई कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत पावरफुल टूल होता है ये, बट हाँ एक तरीके से नहीं करते। तो उसको जनरली हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। सेम लेबर के साथ भी है। मान लो कि लेबर हमारे पास मैगी बना रहा है, लेकिन 1 चम्मच मैगी पे कितना लेबर का मेहनत लगा वो नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, या फिर प्लेट धोते हैं हम लोग, मान लो प्लेट में मैगी दे रहे तो बर्तन धोने वाला भी लेबर भी होगा ना, तो इनडायरेक्ट लेबर हो गया। बाकी एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्च करते हैं हम लोग बहुत सारे, तो ये सब इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये भी 2 हेडिंग्स के अंदर आते हैं। अभी हम लोग नीचे इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक माइंड मैप खूबसूरत से दिया हुआ है जिसको यहाँ पे अच्छे से बताइए। जिस बच्चों को ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं। मेरे साथ देखो स्क्रबल वाले नोट्स बनाया करो, मतलब मेरे साथ कॉपी में लिखा करो, जिससे तुम माइंड से इंगेज होगे मेरे साथ, क्योंकि थियोरी है। तुम 1.5x पे 1.25x पे कई बार 2x पे लगा के इसको सुन रहे होगे। ट्रस्ट मी, इसका 0 बेनिफिट है, बात मानो या ना मानो,
ठीक है ना। इसका जीरो बेनिफिट है, तुम लेक्चर देख लोगे तुमको लगेगा तुमको आ रहा है, बट एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट कैटेगरी के बच्चे हो तो अलग बात है, लेकिन ब्रिलियंट वाले हमेशा पढ़ते भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि वो 2 घंटे पहले एग्जाम के बस 2x पे देख रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं करते। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ स्क्रबल वाले नोट्स बनाओ, ऑलरेडी ये बहुत ही शॉर्ट्स में है, मैंने कोई कहानी पंचायत फालतू की चीज़ें लिखी नहीं है। जैसा बच्चा पढ़ना चाहिए, जितने में तुम्हारा मार्क्स बन जाए 100 में 100, वो वाला नोट्स है, ठीक है। ओके, चलो आगे बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। मटेरियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है, कोई भी कंपोनेंट यूज़ किया जाता है गुड्स या सर्विसेज को बनाने में, ठीक है। इसमें 2 हेड्स आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो डायरेक्टली हम लोग ट्रेस कर पाते हैं कि वो कितना खर्च हुआ है। जैसे एग्जांपल ले ले, वुड, लकड़ी कितना लगा फर्नीचर बनाने में, स्टील कितना खर्च हुआ एक मशीन को बनाने में, एक फ्लोर कितना यूज़ हुआ एक ब्रेड को बनाने में, एक फैब्रिक कितना खर्च हुआ एक कपड़े को बनाने में। दिस ऑल आर द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वही इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर ल्यूब्रिकेंट्स आ गया, एक मशीन चल रही है उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट डालते हैं, देखते हो ऑयल डालते हैं ना, जैसे गाड़ी वाड़ी में भी देखो ल्यूब्रिकेंट ऑयल डालते हैं, जैसे चेन जो होता है मेरा बाइक का या साइकिल का वो स्मूथ चले, तो ल्यूब्रिकेंट कितना खर्चा हुआ ये नहीं ट्रेस कर सकते। क्लीनिंग एजेंट, ठीक है ना, अगर कोई क्लीनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वहाँ पर क्लीन करने के लिए फैक्ट्री वगैरह को, रोज़ फैक्ट्री में पोछा लगता है, ठीक है। मान लो मेरा किचन है जहाँ पे मैं मैगी बनाता हूँ, रात को होने के बाद किचन की सफाई होती है, तो एक बात बताओ, इसने एरिया में मेरे को इतना बता दो कि एक मैगी पे कितने रुपए का डिटर्जेंट खर्चा हुआ उस मैगी को, मतलब वो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस उस किचन को साफ़ करने में, पता लगाएंगे क्या? कभी नहीं पता लगाएंगे। तो इनडायरेक्ट खर्च हो गया ना, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। ग्लू और नेल्स देख लो, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ये डायरेक्टली यूज़ नहीं होते, बट कहीं ना कहीं फाइनल गुड्स में काम आते हैं, कुछ चीज़ को चिपकाने वगैरह के लिए। अगर मान लो कि तुम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो, या फिर मान लो ना कि कोई मैं गिफ्ट बेचता हूँ, गिफ्ट को मैं पैक करता हूँ, तो एक पैकेट पे कितना टेप खर्चा हुआ, उस पर कितने का ग्लू खर्चा हुआ, ये सब नहीं पता लगा सकते। तो ये सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। स्क्रू, बोल्ट्स, टूल्स, ये जो होते हैं मशीनरी वगैरह में यूज़ होते हैं, ये सारे आप इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हो। आगे बात करते हैं लेबर कॉस्ट, ठीक है ना। इसमें तुम देख सकते हो धागा भी आ जाता है, थ्रेड जिसको बोलते हैं। धागा, एक कपड़े जो टेलर के पास जाओगे तो कपड़ा जब सिलता है तो एक कपड़े में कितना धागा यूज हो रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग लेबर कॉस्ट क्या होता है। ये इसका मतलब होता है जो टोटल अमाउंट आप एम्प्लॉय वर्कर को क्या करते हो, पे करते हो, जिससे वो, अब देखो इसमें सैलरी हो जाती है, उनको बोनस देते हैं, उनको वेजेस देते हैं, जिनको दिहाड़ी या फिर मजदूरी बोलते हैं। वो अगर ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोनस देना, वो कोई भी बेनिफिट अगर उनको देते हैं तो वो सारे लेबर कॉस्ट में आ जाता है। सिंपल सी बात है, याद रखना। लेबर कॉस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व जो होता है पता लग जाता है, ठीक है ना, जैसे पर्टिकुलर जॉब में इतने का खर्चा हुआ, जैसे मान लो वेजेस पेड टू कारपेंटर फॉर फर्नीचर फैक्ट्री, फर्नीचर के फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको वेजेस क्या था, हाँ बोला हाँ फर्नीचर को बनाने में इतना खर्चा आता है। सैलरी अगर हमने पे करा है मशीन ऑपरेटर को, या फिर पेमेंट किया है टेलर को, गारमेंट फैक्ट्री वाले को, तो ये हमारे डायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट की बात करें जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे सैलरी पे किया हमने सुपरवाइजर को, फॉरमैन को, जो सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा है। अब मान लो कि मेरी 2 डिपार्टमेंट है, एक फर्नीचर बनाती है, दूसरा क्लॉथ बनाती है। एक सुपरवाइजर जो फर्नीचर को भी देखता है, एक हमारे क्लोथ वाले डिपार्टमेंट को भी देखता है। तो कहीं ना कहीं एक लेबर पे एक फोरमैन का कितना ध्यान गया उसको हिसाब से मैं कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। वेजेस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ्स, ये आ जाता है आपका, मेंटेनेंस वगैरह करते हो। पेमेंट टू सिक्योरिटी गार्ड ऑफ फैक्ट्री, अब मान लो एक बड़ा सा फैक्ट्री है तो एक कमरे में कितना खर्चा है, फिर एक शर्ट बन रहा है वहाँ पे, या एक पैकेट मैगी बन रहा है, और मैंने रेस्टोरेंट को सेव करने के लिए बाहर बाउंसर लगा के रखे हुए हैं। तो सोचो ना, एक मैगी पे कितना खर्चा आएगा, थोड़ी कैलकुलेट करेंगे एक बाउंसर का, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट लेबर आ जाता है। वेजेस ऑफ शॉपकीपर्स, हैंडलिंग मटेरियल्स, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सपेंसेस, सेम है। एक्सपेंसेस भी वही होता है जो हम लोग खर्च करते हैं पैसा को कमाने के लिए, सिंपल सी बात है। ओके, ये आउटफ्लो होता है आपके मनी का। एग्जांपल जैसे आपने रेंट पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस करी, आपने भाड़ा वगैरह दिया, जैसे प्रोडक्ट आपके घर पे आता है, ट्रक भाड़ा, फ्रेट चार्जेस जो होती है उसको देते हैं। एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके प्रोडक्शन से, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है जो उसको सपोर्ट करता है, बल्कि डायरेक्ट कनेक्टेड इसमें नहीं होता। अब डायरेक्ट एग्जांपल ले लीजिए बेटा, कैरीज इनवर्ड, जैसे कि हमने फ्रेट चार्जेस पे करा रॉ मटेरियल को लाने के लिए, ट्रक का चार्जेस पे करा हमारे फैक्ट्री तक की जो हमारा रॉ मटेरियल है सप्लायर के यहाँ से हमारे पास पहुँच जाए। आपने पावर फ्यूल खर्च किया, गाड़ी चलेगी तो बेटा उसमें तेल वगैरह पड़ता है, या फिर मशीन चलती है तो उसके अंदर पावर फ्यूल होता है, या फिर जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन करें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस हो गया तो पावर एंड फ्यूल हो गया। रॉयल्टीज़ पे करा सर, मान लो कि क्या होता है कि
कोई मान लो कि बंदा है, बोलता है कि सर आपकी बुक बहुत अच्छी है और हम लोग पब्लिशर है, किताब पब्लिश करते हैं, आप अपनी बुक की लाइसेंस हमें दे दो। तो वो जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे इस बुक को, आप बेचेंगे मार्केट में, तो पर बुक मेरे को रॉयल्टी उसका पे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, रॉयल्टी मेरे को पे कर रहती है, क्या हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। स्पेशल टूल्स की बात करें तो उनकी भी जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट में आ जाते हैं। वहीं बात करें इनडायरेक्ट की, तो यहाँ पे देखो कि 3 ओवरहेड्स देखने को मिलते हैं, मेजर ओवरहेड्स देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होते हैं बेटा जो फैक्ट्री में खर्च करते किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, वहाँ पे कोई मशीनरी है तो उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। फैक्ट्री लाइट्स और इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। सैलरी टू फैक्ट्री सुपरवाइजर हो जाते हैं वो। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है बेटा, समय के साथ जो हमारी प्रोडक्ट होती है, मशीनरी होती है, कोई भी एसेट्स होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। देखोगे एक स्कूटर खरीदा तुमने, स्कूटर खरीदा नया है, वो लेट से वो 1 लाख रुपए का, लेकिन 1 साल बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी, मार्केट में जाओगे बेचने के लिए तो वो हो सकता है 80,000 का ही बिके। तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपये का जो अमाउंट कम हो गया ना, इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। ओके, आपको याद होगा मैंने रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया हुआ है ये चीज़ों को, तो आई थिंक आपको कनेक्ट कर गया होगा इसी एग्जाम्पल से। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखो सैलरी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को आपने पे करा है, या फिर ऑफिस रेंट पे किया है, कोई यूटिलिटीज़ लिया जैसे वाटर डिस्पेंसर मशीन वहाँ पे लगा हुआ है, या फिर स्नैक्स का कोर्ट बना हुआ है खाना पीना खाने का, वो हो जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो जाता है, टेलीफोन एक्सपेंस होता है, ये तुम्हारे किस में आते हैं, ये तुम्हारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जो कि इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। बेसिकली अब फैक्ट्री में तो भाई मैनेजर वगैरह बैठेंगे नहीं, तो उनका एक ऑफिस होता है जिसके अंदर सारे कंट्रोलिंग की जाती है। जैसे रिलायंस क्या करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाता है, तो इनका जामनगर में बहुत बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी है, लेकिन इनका ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई में एक ऑफिस है, हेड ऑफिस है रिलायंस का, तो वहाँ पे मुकेश अंबानी जी बैठते होंगे, नीता अंबानी जी बैठते होंगे, तो वहाँ का जो खर्चा होगा वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंदर में जाता है। समझ में आया। आगे बात करते हैं तुम्हारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होता है। ये बेटा जो भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप पैसा खर्च करते हो और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खर्च करते हो, जैसे पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया, ठीक है, वेयर हाउस में रखते हो उसका कॉस्ट हो जाता है, सेल्स का कमीशन देते हो एजेंट्स को लेकर के, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर में आते हैं। जो प्रमोट करते हैं सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड डिलीवर करते हैं कस्टमर को, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये तुम्हारे क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। समझ में आया। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, ये अगला टॉपिक है, ध्यान देना। कॉस्ट में भी एक्सप्रेस इन द 2 टर्म्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल गुड्स सोल्ड। मतलब 2 तरीके से हम लोग कॉस्ट को देखते हैं। एक तो सर कॉस्ट कितने में गुड्स प्रोड्यूस हुआ, जिसको COP बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा कॉस्ट होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि गुड्स को बेचने में कितना खर्च करा हमने, ठीक है ना। इसको देखो 3 देखोगे हेड्स वगैरह, देखो एक एक करके पढ़ते समझते हैं। द मेजर कंपोनेंट जो होता है टोटल कॉस्ट का, ठीक है, इसके अंदर आता है एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके बारे में ऊपर हम लोगों ने जिक्र करा है। ये तीनों जो होते हैं बेटा, ये क्या कहलाते हैं, प्राइम कॉस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राइम कॉस्ट, कि इनके ये शुरुआती के कॉस्ट होते हैं। इतना तो भाई साहब प्रोडक्शन के साथ ही आपको करना पड़ता है, मतलब रॉ मटेरियल तो लोगे ना कुछ बनाने के लिए, आप इनिशियली वर्कर तो हायर करोगे, प्लस इन दोनों को करने के लिए आप खर्च भी करोगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तुम्हारे प्राइम कॉस्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम कॉस्ट होते हैं। all three direct items combined together make what known as the price cost। ये क्या कहलाते हैं, एक साथ जोड़ोगे तो प्राइस कॉस्ट कहलाते हैं, या फिर इनको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, या फिर फर्स्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट प्लस फैक्ट्री वर्कर का जो होते हैं ना, वर्क्स ओवरहेड जो आते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्लूड द डायरेक्ट मटेरियल, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट लेबर आता है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं। इट ऑल्सो नोन एज द वर्क और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट क्या होता है, इस कंप्राइजेज द फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। मतलब यहाँ पे फैक्ट्री की कॉस्ट तो होगी प्लस ऑफिस और इसको कैसे बोलते हैं, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट भी इसके अंदर जुड़ जाती है। और इसमें क्या था, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट इसमें जुड़ रहा था। और इसमें क्या हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस S&D हो जाएगा। S&D मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जुड़ जाएगा, तो ये तुम्हारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बनता है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सॉरी ये फैक्ट्री नहीं होगा, ऑफिस कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑफिस का कॉस्ट। ओके, समझ में आया। आगे बढ़े, चलो
यहाँ पे देखो एक क्लासिफिकेशन दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू नेम के हिसाब से देखोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बिहेवियर के हिसाब से वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू टाइम हिस्टोरिकल प्री डिटरमाइन कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बिहेवियर प्राइवेट और सोशल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू मैनेजरल कॉस्ट, इसमें तुम्हारे मार्जिनल कॉस्ट आता है, आउट ऑफ पॉकेट आ जाता है आपका, डिफरेंशियल कॉस्ट आते हैं, संक कॉस्ट आता है, इम्पुटेड कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, मनी कॉस्ट आता है और रियल कॉस्ट आता है। इसको हम लोग एक एक करके अभी नीचे देखने वाले हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू नेचर डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्टली लग जाता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि वुड खर्चा हो गया फर्नीचर में, क्लॉथ खर्चा हुआ गारमेंट बनाने में, स्टील का खर्चा हो गया मशीन बनाने में, तो ये क्या हो जाता है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है, जो रॉ मटेरियल में डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि सर देखो खर्च हुआ है। वहीं डायरेक्ट लेबर क्या होता है, जो डायरेक्टली आप पे करते हो वर्कर को, जैसे कारपेंटर को पे करा, टेलर को पे करा, वेल्डर को पे करा, ठीक है ना, स्टील पार्ट्स को जोड़ने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए। डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, जैसे स्पेसिफिक कॉस्ट जो होता है अदर देन द मटेरियल और लेबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे हायर चार्जेस पे करा, स्पेशल मशीनरी फॉर अ जॉब। हायर चार्जेस बेसिकली यहाँ पे समझ लो काइंड ऑफ रेंट होता है, ठीक है, मैंने रेगुलर क्लासेस में बताया, बट अभी समझ लो काइंड ऑफ रेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेंट को क्या बोलते हैं, हायर चार्जेस बोलते हैं। और एक समय पे आने के बाद बेटा क्या हो जाता है, तुम्हारा मशीन तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पैटर्न्स, डिज़ाइंस, मोल्ड्स, स्पेसिफिक प्रोडक्शन आ जाते हैं। रॉयल्टी जो पे करते हो, अभी रॉयल्टी के बारे में आपको बताया है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल या फिर स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड, आप मतलब उसको डायरेक्टली खर्च पता नहीं लगा सकते कि कितना खर्च हुआ एक प्रोडक्ट पे, ठीक है। इसको इसी वजह से ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड का मतलब ऊपर ऊपर वाला खर्च होता है, जो कि आप पता होता है कितने का हुआ है खर्च, लेकिन पर प्रोडक्ट या पर सर्विसेज कितना खर्च हुआ है ये आप पता नहीं लगा सकते, ओके। इनडायरेक्ट मटेरियल में देखोगे मटेरियल जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में बट कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। अभी लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग मटेरियल, स्मॉल टूल्स, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ मैंने बताया है आपको ऊपर, ठीक है। चलो देखो, जो भी चीज़ रिपीट हो, इस बात को याद रखना, जो भी चीज़ रिपीट हो तो बच्चे ये मत समझना ये बोरिंग है, बल्कि ये समझना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़े। चलो, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, कोई भी वेजेस पे किया जाता है एम्प्लॉय को, हु डू नॉट डायरेक्टली वर्क ऑन द प्रोड्यूस बट सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये डायरेक्टली प्रोडक्ट बन के नहीं आते हैं, बट ये प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल बिजनेस के ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट लेबर कहा जाता है। जैसे फैक्ट्री के सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड। अब डायरेक्टली सिक्योरिटी गार्ड आपके यहाँ पे आके सामान नहीं बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरी बिजनेस को सिक्योर रखने में काम आता है। मेंटेनेंस स्टाफ वेजेस, सैलरी ऑफ शॉपकीपर। मान लो कि एक मशीन को बनाने में वर्कर काम करते हैं मशीन के साथ, लेकिन मशीन ख़राब होती है तो उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए स्टाफ वेजेस, उनको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस स्टाफ होते होंगे, तो कहीं ना कहीं इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये कोई भी डायरेक्टली स्पेसिफिक प्रोडक्ट से लिंक नहीं होते हैं, जॉब बट एसेंशियल फॉर अ बिजनेस ऑपरेशन। लेकिन ये बिजनेस ऑपरेशन के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के चार्जेस, टेलीफोन और इंटरनेट के एक्सपेंसेस, ये सारे क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में आते हैं। आगे बात करते हैं बिहेवियर के हिसाब से होता है एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है नॉन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन कम हो जाएगा वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल खर्च होगा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर, जितना ज़्यादा उनसे काम कराओगे उतना ज़्यादा वो पैसा लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा मशीन चलाओगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन भी देना पड़ेगा। तो जैसे ज़्यादा सेल होगा ज़्यादा कमीशन, कम सेल होगा कम कमीशन, बिल्कुल वैसा सा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है पेन को, ठीक है, 1000 पेन बनाती है तो 5000 का रॉ मटेरियल लगता है, लेकिन वही 2000 का पेन बनाएगी तो यहाँ पे 10,000 का रॉ मटेरियल लग रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं बात करते हैं फार्मूला क्या होता है, तो देखो टोटल कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ जाता है, वो क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट हमारा निकल के आता है। आगे बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो एक्सपेंसेस चेंज नहीं होते कभी भी, ठीक है। मान लो कि हम लोग रेंट दे रहे हैं, मान लो जिस प्रीमाइसेस का रेंट दे रहे हैं, अब उसमें हम थोड़ा
प्रोडक्ट बनाए या ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा और उतना ही देना पड़ेगा। लेट से मुझे 20,000 पर मंथ रेंट देना है, तो मुझे 20,000 पर मंथ रेंट देना पड़ेगा रेंट, चाहे मैं वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करूँ या फिर ना करूँ या फिर मैं दिन रात प्रोडक्शन करूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। सैलरीज भाई साहब, सैलरीज तो देने ही पड़ेंगे लोगों को, डेप्रिसिएशन वो होना ही होना है। इंश्योरेंस आपको एक बार पे कर दिया तो आपका सामान खराब हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंश्योरेंस तो आपने पे कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन लेते हो और पैसे का इस्तेमाल नहीं भी कर पाते हो या फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ही सर। ठीक है, आगे बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आप एग्जांपल खुद भी पढ़ लोगे, समझ में आएगा आपको। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? ये एक्यूमुलेटेड कॉस्ट होता है जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का होता है, जो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अब जैसे इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन बिजनेस, जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल, भाई साहब ये फिक्स्ड होता है, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ये फिक्स्ड कॉस्ट उतना कम पड़ेगा आपको। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, आपका रेवेन्यू और कॉस्ट बिल्कुल बराबर होता है। इन शॉर्ट बोले, जहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो एक समय पे लिमिटेड लग रहा होता है बट उसके बाद बढ़ जाता है। जैसे बिजली बिल बोलती है गवर्नमेंट के लेट से, आप 100 यूनिट पर मंथ अगर कंज्यूम करते हो तो आपको 5 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ओके, लेकिन जैसे ही आप 100 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, लेट से आपने 101 यूनिट से 200 यूनिट के बीच में कंज्यूम करी, तो आपको 6 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। और जैसे ही आप 201 या 2 उसके ऊपर जाते हो, ओके, एबव जाते हो, तो आपको 8 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। मतलब देखोगे बेटा, 100 यूनिट तक कंज्यूम करोगे तो आपको 5 में काम हो जा रहा था, लेकिन जैसे 101 या उसके ऊपर बढ़े 6 रुपये देना पड़ेगा आपको, और जैसे ही 201 या उसके ऊपर चलेगा तो 8 रुपये देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। मतलब एक समय तक तो ये फिक्स्ड थे सर, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, ये बढ़ने लग गए। तो यूटिलिटी बिल्स हो गया, सैलरी ऑफ सेल्स पर्सन हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। मतलब सेल पर्सन मतलब क्या, इनको बोला गया 8 घंटे काम करो, लेकिन एक दिन मैंने 15 घंटे से काम करवा लिया, तो इनको एक्स्ट्रा बोनस देना पड़ेगा ना। तो एक समय तक तो ये लिमिटेड था, मतलब फिक्स्ड था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, चलो, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोलेबिलिटी, एक होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, परचेस डिसीजन अच्छे से लोग एक जगह से हम लोग परचेस करें, जिससे क्या होगा कि हमें सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हमें पता है कि जितने लोग की हमें ज़रूरत है उतने ही लोगों को हम जॉब पे रखें। ओवर टाइम वेजेस, हम लोग कोशिश करें कि हम लोग उन लोगों से ओवर टाइम ना करवाएं, जिससे हम लोग उनकी वेजेस को कम दें। सप्लाई कंज्यूमेबल्स, ऑफिस सप्लाई, फैक्ट्री सप्लाई को हम लोग रेगुलेट करें, ज़्यादा चीज़ों का मिसयूज़ ना हो ऑफिस वगैरह में। लेकिन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है, जो बिजनेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस देखो ना, कोविड के टाइम में, कोविड आया, सारा रेस्टोरेंट बंद हो गए, मूवी थिएटर्स बंद हो गए, रिजल्ट क्या हुआ, वो बंद हो गए, प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अब क्या इसमें उन बिजनेसेस का गलती था? नहीं था, वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर था। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे रेंट हो गया, रेंट वाले बोलते हैं नहीं भाई रेंट बढ़ाना पड़ेगा, अब आप कुछ नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन, लाइक कोई मशीन है जो पहले कंट्रोल ख़राब हो गई, या फिर मान लो कुछ पे डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। कोई भी दुनिया का मशीन खरीद लो बेटा, हमेशा फुल वैल्यू पे नहीं चलती, धीरे धीरे उसकी कीमत कम होगी, क्योंकि उसकी लाइफ भी कम होती है। एक गाड़ी ही खरीदोगे 5 साल 10 साल बाद ख़राब हो जाएगी, तब 10 साल में उसको सारे डेप्रिशिएट करके ख़त्म करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, लोन पे इंटरेस्ट पे करना, ये सारे क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, जो डायरेक्टली आउट ऑफ पॉकेट डाले जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, वेजेस कॉस्ट डाला, रेंट दिया, यूटिलिटी बिल पे करी, लोन का पे इंटरेस्ट पे करा। लेकिन वही बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होता है जो अपॉर्चुनिटी को लेके आता है। मतलब आप अपना ज़िंदगी छोड़ के, दूसरा काम छोड़ के आप इस पर मेहनत कर रहे हो। अगर मैं कहीं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलता, बट मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे खुद का मेहनत करना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये मेरा प्लेटफॉर्म है खुद का। तो कहीं ना कहीं समझो इस बात को, यहाँ पे जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सैलरी तो नहीं मिल रही ना, मैं कहीं और काम करता मुझे सैलरी मिलती, बट यहाँ नहीं मिलती है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। मैंने एक चीज़ को सेक्रीफाइस करा है दूसरी चीज़ को पाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल ले लो, खुद का टाइम डालना, ओन खुद का बिल्डिंग बनाना, इन्वेस्ट करना कैपिटल में, सेल्फ ओन इक्विपमेंट लाना, तो ये सारे चीज़ें होती हैं। चलो आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बैरियर। यहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, जो ये एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म इंडिविजुअल बिजनेस। जैसे मैंने अपना खुद का कॉस्ट दिया, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फॉर अ फैक्ट्री, वर्कर, मशीनरी, बिजनेस, ये सारे इसमें आते हैं प्राइवेट कॉस्ट। उतना कोई खास नहीं है, बट हाँ पढ़ लो। सोशल कॉस्ट क्या होता है, जो सोसाइटी आपके बिजनेस के लिए चुकाती है, ठीक है ना। ओके,
total cost to society due to the production consumption of goods and services. It includes the private cost borne by the producer, consumer and the external cost borne by the others like environment pollution वगैरह करते हैं ना हम लोग बिजनेस वगैरह में, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब क्या होता है सोशल कॉस्ट हो जाती है। सोशल कॉस्ट का वही बात है, फॉर्मूला क्या होगा, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, दैट इज का सोशल कॉस्ट। तो ये थोड़ा ध्यान में दे देना। ओके, इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना, आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी। नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो यूज़ होते हैं। ऑल द रेगुलर एंड रूटीन एक्सपेंसेस लाइक रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर खरीदना, ओवरहेड्स खरीदना, ये सारे नॉर्मल कॉस्ट के पार्ट होते हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, एबनॉर्मल कॉस्ट जैसे कि मान लो कोई आपके फैक्ट्री में आग लग गया, फायर हो गया, वेस्टेज हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, ख़राब हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई फ्लड या डैमेज आते हैं, ये क्या हो जाता है आपका एबनॉर्मल कॉस्ट होता है। वहीं बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जो ओरिजिनल परचेज प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, एक लैंड परचेज किया गया 10 लाख में 2015 में, लेकिन इसको रिकॉर्ड किया गया 10 लाख, इवन इट्स करंट वैल्यू इज़ 25 लाख, ठीक है ना। आपको 10 लाख पे ही वैल्यू करना है, क्योंकि आपने उसको 10 लाख पे खरीदा, लेकिन 2025-26 में ये देखोगे ये चाहे इसकी कीमत 25 लाख हो गई है, लेकिन आपने कितने पे रिकॉर्ड कर रखा है, ये 10 लाख पे कर रखा है। तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि कितने में खरीदा था, आज की वैल्यू नहीं दिखेंगे बल्कि कितने में खरीदा था, वो कॉस्ट पे आपके बैलेंस शीट में वो दिखेगा। आगे बात करते हैं मशीनरी बॉट 5 लाख का, ठीक है ना, डेप्रिशिएट नहीं किया, रीसेल नहीं किया, तो हिस्टोरिकल हम लोग उस पर करते हैं, ठीक है। आगे आता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है, जो एस्टिमेट करते हैं प्लान कॉस्ट को, ठीक है ना, एडवांस में। ओके, जैसे बजटिंग कॉस्ट हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट होता है, लोग बजटिंग वगैरह बनाते हैं, इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंसी लेते हैं। भाई साहब समझ में आया, रियल लाइफ में हम लोग सोचते हैं तो कोई काम का ही नहीं है, लेकिन बिजनेसेस ऐसा नहीं करती हैं। जब रिलायंस जियो आया था तो उसके लिए भी कंसल्टेंसी उसने ली थी, बहुत सारे फर्म से पूरी सेटअप की गई थी, पूरी बजटिंग की गई थी, लोगों को फ्री में जियो का सर्विसेज देना है स्टार्टिंग में 1 साल तक, तो कैसे करेंगे, अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ हो गया, लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाया तो क्या दिक्कत होगा। तो ये सारे चीज़ें पहले से कैलकुलेटेड होती हैं। आप लोग को लगता है कि अचानक से कंपनी आके मार्केट में तहलका मचा दिया जियो ने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जियो ने उसकी तैयारी 2011 से चालू कर दी थी, ठीक है। आगे आता है मैनेजर डिसीजन। जैसे मैनेजर कॉस्ट क्या होता है, जो एडिशनल कॉस्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पे जो लगता है, रॉ मटेरियल वगैरह, डायरेक्ट लेबर वगैरह पे, उस पर। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है, जो आपने एक्चुअल कॉस्ट करा है या फिर कैश पेमेंट करा है इमीडिएटली, उसको बोलते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंस इन द कॉस्ट जो आता है, जो बिटवीन टू अल्टरनेटिव। मान लो एक जगह से मैंने 10 रुपये का माल खरीद सकता था, लेकिन मैंने 12 का परचेस किया था, ये 2 रुपये का जो डिफरेंस आया उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलेंगे। संक कॉस्ट क्या होता है, जो कि एक बार खर्च कर देते हो तो कभी भी रिकवर नहीं होता। जैसे R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना कॉस्ट खर्च कर दिया, अब वो कभी भी आपका पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, वो कभी भी पैसा रिकवर नहीं होता, बल्कि आप उसके बदले में जो सेल करोगे उससे पैसा रिकवर होगा। R&D किया, कोई नया फार्मूला बनाया है, मान लो आप मेडिकल के बिजनेस में हो, आप दवा वगैरह बनाते हो, तो एक नया आपने लेट से कैंसर का दवा बना लिया, तो कैंसर का दवा जब जिंदगी भर बेचोगे उससे प्रॉफिट होगा, लेकिन R&D से कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, इम्प्यूटेड और नोशनल कॉस्ट क्या होता है, जो नॉट एक्चुअली इनकर्ड, जो असल में खर्च नहीं किया जाता है, बट ये अपॉर्चुनिटी को खो करके इस पर खर्च किया जाता है। मतलब ये काम के अलावा हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो इमोशनल कॉस्ट हो जाता है। इसमें कोई डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, याद रखना इस बात को। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वही होता है कि मान लो कोई चीज़ मेरे पास 100 रुपये की थी, लेकिन ये ख़राब हो गई मशीनरी, तो मैंने 150 रुपये का नया मशीनरी लेकर के आया, तो ये 50 रुपये जो एक्स्ट्रा पड़ा वो मेरे को रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वही कोई चीज़ को डेवलप करने में, कोई नया इंजन बनाना है, मुझे जेट की इंजन बनानी है, तो उस पर जो खर्च हो रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऊपर बात करा है। मनी कॉस्ट जो पैसे के फॉर्म में जो हम लोग कैश खर्च करते हैं। रियल कॉस्ट क्या होता है, जो इसमें टाइम, एफर्ट सब कुछ जोड़ के, जिसमें मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों ही जोड़ा जाता है, उसको हम लोग रियल कॉस्ट कहते हैं। आगे आता है हमारे पास एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम लोग कभी भी कॉस्ट में नहीं जोड़ते, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, ये सारे क्या होते हैं, हमारे कॉस्ट में कभी भी नहीं जोड़े जाते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ध्यान देना, कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट यूनिट होता है या फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनकरिंग द कॉस्ट, जो केवल पैसा खर्च करेगा, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। मतलब कि मान लो कि एक बिज़नेस है मेरा, ठीक है, अब मेरा काम है मोबाइल फ़ोन बनाना, ओके, मोबाइल फ़ोन बना के उसको सेल करना, लेकिन मेरे एक डिपार्टमेंट है जो क्या करती है, यहाँ पे देखती है कि कस्टमर की सर्विस सही से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। अब ये लोग डायरेक्टली कोई पैसा तो नहीं कमा रहे, लेकिन इस बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, तो ये लोग केवल खर्च करेंगे मेरे लिए।
इनकी सैलरी देना होगा, मुझे खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा, मुझे खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्विपमेंट लगा के रखा है मैंने, मेरे को खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली इससे मेरे को रेवेन्यू नहीं आता, बट मैंने केवल खर्च करना है यहाँ पे, जिसको कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। जैसे कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारे क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर होते हैं। और उसके बाद आखिरी आता है हमारा कॉस्ट यूनिट, जो ये होता है यूनिट ऑफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे तो कॉस्ट यूनिट इज अ मेजरमेंट और अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट यूनिट कॉस्ट रेफर टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट। मतलब एक चीज़ को बनाने पे, जैसे ऊपर मैगी बनाने में मेरे को कितना खर्चा आया था, 45 रुपीज़ का खर्चा आया था, ठीक है ना। तो ये 45 रुपीज़ का जो खर्चा आया एक प्लेट मैगी बनाने पे, ठीक है ना, एक प्लेट मैगी बनाने पे जो कॉस्ट आया वो 45 रुपीज़ का आया। तो जो मैंने कैलकुलेट किया ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, इंडस्ट्री, सारे इसमें आते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल पढ़ोगे तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। जो बच्चा फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा, मैं यकीन मानो 2 से 3 बार ये लेक्चर देख लो और 2 से 3 बार बुक पढ़ लो। अब मेहनत तो करना पड़ेगा ना ब्रो, ठीक है ना। रिवीजन लेक्चर से तुम सोच रहे रेगुलर वाली पढ़ाई कर लूँ, तो उसके लिए 2 से 3 बार पढ़ना भी पड़ेगा, 2 से 3 बार वीडियो भी देखना पड़ेगा, तुमको सारी चीज़ें कैलकुलेट कर जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम आप पूछ सकते हो, हार्ड कॉपी ले सकते हो, या फिर जहीं से भी कोचिंग कर रहे हो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, गुड बाय।